हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन के कुछ भौतिक गुण और उनको बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, रासायनिक गुण पे आ गए हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो अणु है H2 के रूप में पाया जाता है। इसका जो वियोजन एंथैल्पी है, मतलब कि H2 में से दोनों हाइड्रोजन को अगर आप पृथक करना चाहते हो तो इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और अत्यधिक उच्च तापमान रखना पड़ेगा। यही कारण है कि कंपैरेटिवली हाइड्रोजन को जो अणु है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। डाईहाइड्रोजन अथवा किसी भी अणु का रासायनिक व्यवहार काफी हद तक बंध वियोजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब यह है कि अणु में जो परमाणु जुड़े हुए हैं, पहले वो बंध टूटेगा, परमाणु मुक्त होंगे, फिर वो परमाणु किसी दूसरे प्रकार के परमाणु से क्रिया करके कोई नए रासायनिक बंध बनाएंगे, जिससे रासायनिक क्रिया पूरी हो सकती है। तो अब अगर ये बंध वियोजन एंथैल्पी यानी कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं को अलग करने की जो एंथैल्पी है, मतलब आवश्यक ऊर्जा है, वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण से ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध वियोजन एंथैल्पी किसी तत्व के दो परमाणुओं के एकल बंध के लिए अधिकतम है। एकल बंध में जो बंध वियोजन एंथैल्पी है वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु में सबसे ज़्यादा है। दूसरे जो अणु बनते हैं, जो दूसरे तत्वों से बनते हैं, दूसरे परमाणुओं से बनते हैं, उनकी वियोजन एंथैल्पी हाइड्रोजन की तुलना में कम है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है। इस तथ्य से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो निष्कर्ष यही है कि फिर ये हाइड्रोजन अत्यधिक उच्च तापमान पे क्रिया करेगा, क्योंकि उसको टूटने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको अधिक तापमान की भी जरूरत पड़ती है। यह इस कारक के कारण है कि डाईहाइड्रोजन का इसके परमाणु में वियोजन केवल 2000 केल्विन के ऊपर लगभग 0.081% ही होता है। 2000 केल्विन का मतलब कितना है? करीब 1750 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, 100 डिग्री में पानी उबलता है, 1750 डिग्री सेल्सियस में अगर आप रखते हो तो डाईहाइड्रोजन केवल 0.081% ही टूटेगा। सोचिए, इतने टेम्परेचर में भी नहीं के बराबर टूट रहा है। लेकिन अगर आप और अधिक टेम्परेचर देते हैं, लगभग 5000 केल्विन, तो ये 95.5% तक पहुंच जाता है इसका टूटना। मतलब सोचिए कि आपको 4500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान रखना पड़ेगा, 5000 केल्विन तापमान रखना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन दो परमाणुओं में टूटता है, तब उसको इतनी आवश्यक ऊर्जा मिल पाती है। उच्च हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध एंथैल्पी के कारण कक्ष ताप पर डाईहाइड्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, क्योंकि कक्ष का तापमान जो हमारे रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और हमको चाहिए 5000 डिग्री। तो 25 डिग्री में कहां से वो क्रिया करेगा, क्योंकि टूट ही नहीं पाएगा, तो नया क्रिया कर ही नहीं पाएगा। अतः विद्युत आर्क या पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा परमाणुिक डाईहाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। यह विद्युत आर्क क्या है? हम अत्यधिक वोल्टेज लगा करके दो इलेक्ट्रोड को ऐसे जोड़ते हैं तो बहुत जोर से चिंगारी निकलती है। आपने कभी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वेल्डिंग, जिसमें ऐसे जैसे टच करते चिर्र से ऐसे जोर से वहाँ पर लाइट निकलती है। अगर उसको आप थोड़ा देर देखोगे तो आँख खराब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा तेज लाइट और उसमें इतनी ज़्यादा पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको नहीं देखना चाहिए। और उसके जगह या तो आप पराबैंगनी किरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वो इतना तापमान विकसित कर सकता है वहाँ पर। इसके द्वारा हम हाइड्रोजन के परमाणुओं में तोड़ करके परमाणुिक हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। चूंकि इसका एक कक्ष 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ अपूर्ण है, अतः यह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करता है। अब आपने परमाणुिक हाइड्रोजन बना लिया, तो एक हाइड्रोजन को जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष में, जो कि उसका पहला ही कक्ष है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है।
अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो उसका डुप्लेट पूरा हो जाता है, या उस एक इलेक्ट्रॉन को दे करके वो हाइड्रोजन आयन बना सकता है, या फिर वो साझा भी कर सकता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना, लेना या साझा करना, यानी आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, ये दोनों प्रकार के बंध बना सकता है। इसलिए हाइड्रोजन लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करता है। डाइहाइड्रोजन अभिक्रियाओं में पहला, एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर हाइड्रोजन आयन दे सकता है। जैसा मैंने कहा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन का माइनस आयन बना सकता है, यानी कि केटायन बना सकता है। या तीसरा, इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो इलेक्ट्रॉन दे करके, ले करके या साझा करके वो कैसे भी वो बंध बना सकता है। डाइहाइड्रोजन का रसायन निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब क्या क्या अभिक्रियाएं कर सकता है, तो पहले देखिए हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन में कौन आते हैं, वही जो सेकंड लास्ट जिसमें हम हाइड्रोजन को रख सकते थे, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है आपका हेलोजन। इनके साथ कैसे अभिक्रिया करती है, तो ध्यान रखिए, हेलोजन में जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है, और इसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि जो उसके पास आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो दे सकता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए इनके बीच में बढ़िया अभिक्रिया होती है। तो आपने HF या HCl या HI इस टाइप के आप एसिड्स के नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये एसिड इसीलिए आसानी से बने हुए हैं क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है। डाइहाइड्रोजन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं। तो देख सकते हैं कि H2 हम लिए गैस और X2 भी लिए हमने गैस। X का मतलब यहाँ पर हेलोजन होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। इनकी रिएक्शन होगी तो 2HX जैसे HCl या HBr इस टाइप का जो बनते हैं यहां पर आपको मिलेंगे, और वो एक प्रकार से एसिड होते हैं। HCl आप जरूर जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसा ही। फ्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में भी हो सकती है, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील है और वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HF देता है। आयोडीन के साथ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं, इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए आपको अंधेरे, फिर लाइट, फिर ज़्यादा तापमान, फिर उत्प्रेरक, ये सब चीज़ों का प्रयोग क्रमशः करते जाना पड़ता है। तो आपने देखा कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके ये हेलोजन एसिड बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया करके जल बनाता है। ये तो आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया है कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर आप मिलाते हो तो विस्फोट के साथ ये जलता है और H2O बनाता है। तो भविष्य में हाइड्रोजन हमारे लिए एक बहुत अच्छे ईंधन के रूप में प्रयोग में आने वाला है। ठीक है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक, जिससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ट्वाइस H2 और O2 मिलके ट्वाइस H2O बनाते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वैसे शुरू में गैस ही बनता है, फिर लिक्विड बन जाता है। तो थोड़ा तापमान आपको बढ़ाना पड़ेगा शुरू में, है ना, या उत्प्रेरक देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि 286 के आसपास किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकल रही है। डेल H का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन है। अगर ये माइनस में है का मतलब ऊर्जा निकल रही है, और ये प्लस में है तो मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो अगर ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं, गर्मी निकलेगी। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें वो ठंडा हो जाता है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। तो ये ऊष्माक्षेपी है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। और जैसा मैंने कहा, उसी गर्मी का प्रयोग आप आगे चल के ईंधन के रूप में करने वाले हो, और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा इससे। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो पानी बना रहा है।
नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये अमोनिया बनाता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर के थोड़ा आपको टेम्परेचर को ज़्यादा रखना पड़ेगा, 673, यानी कि ये केल्विन है, तो मतलब ये है कि आपको 400 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा और 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखना पड़ेगा, 200 वायुमंडलीय दाब का दबाव रखना पड़ेगा आपको, और आयरन को उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ेगा। तो इससे जो है अमोनिया बनती है, इसे हैबर प्रक्रिया या प्रक्रम हम कहते हैं। ठीक है, हैबर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डेल एच जो है ऊष्माक्षेपी दिख रहा है, इसलिए शुरू में तो आपको तापमान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जब क्रिया आगे बढ़ने लग जाती है तो अपने आप ये तापमान मेंटेन रह जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ही ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, अमोनिया को व्यापारिक मात्रा में इस विधि से हेबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब धातुओं के साथ क्रिया करेगा, तो धातु के साथ एक बहुत अच्छा क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड। ठीक है, उच्च तापमान पर हाइड्राइड बनाता है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ मिलके एमएच बनाता है। एमएच जो है क्षारीय धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्षारीय धातु एम है, तो इनके साथ ये बढ़िया क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाता है। एमएच मतलब हाइड्राइड हुआ, जैसे लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड है ना, ऐसा, या पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसा। इन्हीं हाइड्राइडों का उपयोग हम हाइड्रोजन को मुक्त कराने के लिए भी करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आगे चल के इसको। अब धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धातु आयन का मतलब क्या होते हैं, जैसे कि आयरन है Fe2+, Fe3+, ये धातु आयन है। और धातु ऑक्साइड क्या है, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, ऐसे। क्योंकि धातु आसानी से ऑक्साइड बनाए हुए हैं, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के, गोल्ड को ही छोड़ के समझ लीजिए, बाकी सभी धातु ऑक्साइड बना के रहते हैं। डाइहाइड्रोजन कुछ धातु आयनों को जलीय विलयन तथा उनके धातु आयरन से कम क्रियाशील ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत धातुओं में अपचयित कर देता है। तो ऐसे धातु जो आयरन से कम क्रियाशील हैं उनको ये पृथक कर देता है उनके ऑक्साइड से, लेकिन आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है तो उनको पृथक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही रिएक्शन करके बैठे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन देखिए, पैलेडियम आयन के साथ क्रिया करके इसको पृथक कर देता है सॉलिड फॉर्म में और खुद आयन के रूप में चले जाता है। मतलब इसमें आपने क्या समझा कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे करके इसको तो सॉलिडिफाई कर दिया और खुद जो है आयन के रूप में चला गया। ठीक है, अगर हम ऑक्साइड की बात करें MXOY, क्योंकि ऑक्साइड में जैसे कि आप अगर कहेंगे Fe2O3 ऐसा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं Fe3, हाँ ठीक है, ये Fe2O3, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि ये 3+ में है और ये ऑक्सीजन तो 2- ही रहता है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसमें फिर ये आयरन अगर Fe2+ लिखते हो और ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हो 2- है, तो FeO कहिए या Fe2O2 कहिए, ऐसा भी बन सकता है। मतलब ये है कि मेटल और ऑक्सीजन की जो नंबर है, संख्या है किसी अणु में, ऑक्साइड में, वो कम ज़्यादा हो सकती है उनके आयनीकरण के आधार पे। इसलिए हमने इसको MX और वो Y कहा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते। हाइड्रोजन की मात्रा भी फिक्स नहीं रहती, इसलिए Y कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा उतनी ही उपयोग होगी जितनी यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि H2 है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर केवल O है, मतलब H2O बनाना है इसको। तो H2O बनाना है, इसलिए ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन के अणु भी दोनों YY उपयोग हुए, और M का जो X था वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं MX अलग हो गया और ये Y इसके साथ जुड़ के H2O बना लिया।
तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। देखिए, कार्बनिक यौगिक कौन कहलाते हैं? जिनमें कार्बन होता है, विशेषकर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, या फिर जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ इनका कैसा रिएक्शन होता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाइहाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करके कई महत्वपूर्ण औद्योगिक हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनाती है। जैसे देखिए, आपको बता दें कि जो वशी अम्ल होते हैं या वसा होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त वसा और एक होते हैं असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा का मतलब ये है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होते हैं और उनके लिए आवश्यक हाइड्रोजन की और जो मात्रा है वो पूरी रहती है, तो ये संतृप्त वसा होते हैं। जैसे हमारे घी जो है, घी वो संतृप्त वसा है, वो जम जाता है ठंड में। लेकिन जो असंतृप्त वसा होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बंध होते हैं, डबल बंध, और उनमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम उनको असंतृप्त कहते हैं। तो वसा भी असंतृप्त होते हैं, जैसे तेल है, तरह तरह के सरसों तेल, मूंगफली तेल, ये सब असंतृप्त वसा हैं जो ठंड के दिनों में नहीं जमते हैं। तो अगर आप असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना चाहते हो, तेल को घी जैसा बनाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? तेल का हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो हाइड्रोजन दे देते हैं उसको, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन भर देते हैं तेल के अंदर असंतृप्त वसा में। तो जहां जहां पर भी डबल बंध होते हैं और हाइड्रोजन की कमी होती है, वहां पर ही हाइड्रोजन घुस जाते हैं और डबल बंध को सिंगल बंध में तोड़ के खुद भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में बदल जाते हैं, जिससे तेल जो है घी जैसा हो जाता है, जिसको आप वनस्पति घी या डालडा के नाम से जानते हो। एक्चुअली डालडा एक कंपनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वनस्पति घी है। तो वनस्पति घी आपने कैसे बनाया? असंतृप्त वसा को यानी तेल को आप संतृप्त वसा यानी घी जैसा आपने कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से एक कार्बनिक पदार्थ में तो ये रिएक्शन होता है। ये देखिए, वनस्पति तेलों को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पर निकिल लिखा है, वैसे तो प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में भी आप कर सकते हो। हाइड्रोजनीकरण कराने पर खाद्य वसा, मार्गेरिन तथा वनस्पति घी प्राप्त होता है। कैसे होता है मैंने अभी बताया, उसी से आप वनस्पति घी या मार्गेरिन करके भी एक वैसे ही प्रोडक्ट होता है वो मिल जाता है। दूसरा, ओलिफिन। ओलिफिन किसको कहते हैं? ओलिफिन है एल्कीन्स, ठीक है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसा ये ओलिफिन्स कहलाते हैं। का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो आगे एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो देखिए, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कैसे करेंगे अपन? तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी देते हैं। इसको आप भाप गैस के रूप में दे सकते हो, वाटर गैस के रूप में, ठीक है। और ये ओलिफिन है, देख सकते हैं RCH2। इसका मतलब क्या हुआ? ये R जो है एक लंबी चेन हो सकती है, 1 2 4 6 जैसा भी, या 0 भी हो सकती है, तो CH भी हो सकता है, CH2 ऐसा भी हो सकता है। ओलिफिन का सीधा मतलब है जहां पर डबल बंध होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, वो ओलिफिन्स कहलाते हैं, एल्किन्स जिसको अपन कहते हैं। जब ओलिफिन के साथ CO और H2 का आप रिएक्शन कराते हो तो आप देख सकते हो क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, RCH2 CH2 CHO, मतलब ये पूरा यहाँ पर जुड़ गया जा करके। कहाँ कहाँ पर जुड़ा देखिए, एक तो जुड़ा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए RCH2 हो गया, उसके बाद ये CH2 तो ऐसा ही है, फिर HCHO यहाँ पर आखिरी में जुड़ गया, देखिए CHO आखिरी में जुड़ गया। तो ये पूरा जो है यहाँ पर जुड़ चुका है। इसका अब आगे क्या होगा? तो ये आपने एक एल्डिहाइड बनाया, चूंकि ये CHO है तो ये एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का आगे इसी हाइड्रोजन से और अगर रिएक्शन कराते हो तो फिर ये और आगे अपचयित हो जाएगा और यहाँ पर
2 हाइड्रोजन जोड़ेगा तो CH2OH हो जाएगा। ये देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो RCH2 CH2 CH2OH हो जाएगा। ये देखिए CH2OH हो गया। समझ पाए ना इसको? ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ करके ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप ओलिफिन का रिएक्शन वाटर गैस से कराते हो तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसका आगे अगर आप हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराते हो तो आगे ये एल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, निम्नलिखित से डाइहाइड्रोजन की अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। डाइहाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ, सोडियम के साथ, कॉपर टू ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। चलिए ठीक है। पहला, डाइहाइड्रोजन क्लोरीन को क्लोराइड आयन में अपचयित करती है तथा स्वयं क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोक्लोराइड के रूप में बनाती है। मतलब H2 प्लस Cl2 ये मिलके ट्वाइस HCl बनाती है, जिसमें ये खुद हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस के रूप में जुड़ गई है। ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होकर एक सहसंयोजक अणु बनता है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होता है, थोड़ा सा बीच में ही रहता है, तो ये एक प्रकार का सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है। दूसरा है सोडियम। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ क्रिया करके ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। देखिए क्या लिखा है, डाइहाइड्रोजन सोडियम के द्वारा अपचयित होकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से हाइड्रोजन पर स्थानांतरित होकर आयनिक बंध का निर्माण होता है। मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है, तो सोडियम का अष्टक भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया, इसलिए ये सोडियम हाइड्राइड एक प्रकार से बना। तो ये मेटल हाइड्राइड हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि ये हाइड्रोजन बनाते हैं। तीसरा, कॉपर टू ऑक्साइड, यानी कॉपर जो है CuO के फॉर्म में है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ये 2 माइनस है तो ये 2 प्लस हुआ, तो कॉपर टू ऑक्साइड है ना। अब इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो सीधा सीधा ये कॉपर को अलग कर देगा और ये H2O बना के निकल जाएगा। ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कॉपर टू ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित कर देती है। ये देखिए, पहले कॉपर 2 प्लस था, अब कॉपर में 0 आ गया, अपचयित कर देती है, और स्वयं जल, ये देखिए H2O जो एक सहसंयोजक अणु है में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर का अपचयन हो गया। ये हमने ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है उसमें हमने क्लियर कट पढ़ा था इस चीज को। ठीक है। अब है डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोग। अब हाइड्रोजन के कहां कहां पर उपयोग करते हो, तो सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसका कर सकते हैं और वो है ईंधन के रूप में। ठीक है। और भी कई जगह पे इनका उपयोग होता है। डाइहाइड्रोजन का एकल बृहद अनुप्रयोग अमोनिया के संश्लेषण में होता है। तो हैबर विधि अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का अधिक ताप और दाब में क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। और अमोनिया का उपयोग कहां पर करते हैं, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन में किया जाता है अमोनिया का उपयोग। क्योंकि जो उर्वरक आप प्रयोग करते हो जिसमें यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, इन सभी में नाइट्रोजन होते हैं और उनका निर्माण हम अमोनिया से करते हैं। डाइहाइड्रोजन का उपयोग बहु असंतृप्त वशीय तेलों जैसे सोयाबीन, बिनौला आदि से वनस्पति वसा के उत्पादन में होता है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने तेल से वनस्पति घी कैसे बनाते हैं इसकी प्रक्रिया बताई है आपको
कि हम तेल जो कि असंतृप्त वसा है उसमें हम लोग हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं निकेल की उपस्थिति में, जिससे वो वनस्पति घी में बदल जाता है। डाइहाइड्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक रसायनों मुख्यतः मेथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है। मेथेनॉल जो है ये एक कार्बनिक विलायक के रूप में उपयोग होता है। ये ड्रिंक के रूप में उपयोग नहीं होता, मैंने पहले ही बताया है। मेथेनॉल एक जहरीली एल्कोहल है, अगर इसको थोड़ा भी पी लिया जाए तो मौत हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्रिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो सीधा सीधा मेथेनॉल बनता है। आपको पता है ना, नीट के लिए आपको ऐसे ही रिएक्शंस को देखना है, पूरा एनसीईआरटी रट लेना है आपको, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे नीट के। डाइहाइड्रोजन का उपयोग धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में भी होता है। तो अभी कुछ देर पहले आपने हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनाना देखा है कि कैसे वो क्रिया करता है और हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। और क्या है, डाइहाइड्रोजन का उपयोग अति उपयोगी रसायन जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के निर्माण में होता है, HCl। क्योंकि आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं उनमें HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो HCl का निर्माण हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ क्रिया करके कराते हैं। धातु कर्म प्रक्रमों, धातु कर्म क्या होता है, हमको उनके ऑक्साइड से, उनके अयस्कों से धातु को निकालना है, उस प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। उस प्रक्रिया में डाइहाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करने में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादातर धातु ऑक्साइड से धातुओं को पृथक करने में सक्षम होता है। अभी आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड से हम कॉपर को अलग किए थे। परमाणुविक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग कर्तन तथा वेल्डिंग में होता है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वेल्डिंग की प्रक्रिया बताई, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था, लेकिन एक गैस वेल्डिंग भी होता है। गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो चेंबर में, दो सिलेंडर में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रखते हैं और उसी को जला करके बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा करते हैं, ऐसे आग जलते रहता है, देखना किनारे में एकदम फिर करके, और उसी से ऐसे गर्म करके कॉपर रॉड से उसको वेल्डिंग किया जाता है, वो गैस वेल्डिंग होता है। तो गैस वेल्डिंग करने में कर्तन मतलब काटना, आपने नाम सुना होगा गैस कटर, गैस कटर का नाम सुना होगा। लोग इससे तिजोरी वगैरह काटने में, लॉकर वगैरह काटने में उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, ठीक है। परमाणुविक हाइड्रोजन परमाणु जो विद्युत आर्क की सहायता से डाइहाइड्रोजन के वियोजन से बनते हैं का पुनर्संयोग वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं की सतह पर लगभग 4000 केल्विन तक ताप पैदा कर देता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से हम जो आग जलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न हो जाती है, जिससे कॉपर रॉड जो है पिघल के वहाँ पर फैल जाता है और फिर ठंडा होकर वो वेल्डिंग का काम करता है। इसको गैस वेल्डिंग कहते हैं। क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं हो सकता है, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और कुछ जगहों पे गैस वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। डाइहाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। रॉकेट में अगर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भरें तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा के द्वारा वो निकलेगा और रॉकेट ऊपर बढ़ेगी। डाइहाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ईंधन सेल आपको बता दें क्या होता है। ईंधन सेल में एक चेंबर में एक साइड से हाइड्रोजन एक साइड से ऑक्सीजन डालते हैं, दोनों क्रिया करके यहाँ पर पानी बना के निकलते हैं, और इससे जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रिक बन के हमको मिलती है। इसको ईंधन सेल या फ्यूल सेल कहते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से ऑक्सीजन भेजते हैं तो इलेक्ट्रिक बनती है। और आपको बता दें कि इस ईंधन सेल की जो क्षमता होती है वो करीब करीब 100% के आसपास होती है, जबकि बाकी जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती हैं, उनकी क्षमता 30, 40, 50%, 60% तक अधिकतम होती है। लेकिन ईंधन सेल की क्षमता लगभग 100% होती है, उसमें ऊर्जा का वेस्टेज नहीं होता और सिर्फ पानी बनता है। तो वही मैं बताया हूँ शुरू से कि इसको हम फ्यूचर में विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करेंगे। परंपरागत जीवाश्मी ईंधन जो आपका पेट्रोल है, कोयला है,
और विद्युत शक्ति की तुलना में डाई हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में करने से अनेक लाभ होते हैं। पहला और ज़बरदस्त लाभ तो ये है कि इससे ऊर्जा का वेस्टेज नहीं होता, और उससे भी ज़्यादा लाभ ये है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इससे जो वेस्टेज बनता है वो केवल पानी होता है। यह ईंधन प्रदूषण मुक्त है और पेट्रोल तथा अन्य ईंधन की तुलना में इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल आप एक टंकी भरवाते हो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, कार में 40 लीटर, तो उससे कार जितनी दूर चलेगी, आपकी गाड़ी जितनी दूर चलेगी, उतने ही बड़े टंकी में अगर आप हाइड्रोजन भरवा लें और हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएं तो उससे 100 गुना तक ज़्यादा गाड़ी चल सकती है। मतलब कम आपको वजन लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा है। अब है हाइड्राइड। देखिए, हाइड्राइड हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मेटल्स हैं, धातु हैं, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है। नहीं तो ज़्यादातर क्रियाओं में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। लेकिन अगर वो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, इनके साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जितने भी धातु हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर धातु हैं, और जो राइट साइड में पढ़ते हैं वो अधातु हैं। तो जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और धन आयन बनाना पसंद करते हैं, और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और ऋण आयन बनाना पसंद करते हैं। तो जो सबसे लेफ्ट में है यानी क्षारीय मृदा धातु, वो इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। और जो एकदम राइट हैंड में है उसमें जो सेकंड कॉलम है, जिसको अपन हेलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा अधातु हैं और इधर सबसे ज़्यादा धातु हैं। तो हाइड्राइड कैसे बनेंगे? धातु के साथ क्रिया करके। धातु इनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाती है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं द्विअंगी, मतलब H2 उसमें जुड़ा हो सकता है। अगर E किसी तत्व का प्रतीक है तो हाइड्राइड को EHX के नाम से दिखाएंगे। उदाहरण स्वरूप MgH2। अब ये H2 क्यों लिखा रहा था? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए H2 लिखा रहा है। यहीं पर अगर हम सोडियम लिखते तो सोडियम में केवल एक H लिखा था, क्योंकि सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। पहले वाले 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे वाले 4 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन देंगे ना उतने हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। तो EMHN हम लिखते हैं इस फार्मूले में, जैसे B2H6 हो जाता है, क्योंकि बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो बोरान का जो पहला वाला है 1s² है ना, मतलब पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में आपके हाँ ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 3 है। ठीक है, तो एक बोरान 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 बोरान 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए हाइड्रोजन 6 यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वैसे एल्यूमिनियम के साथ भी होगा, Al2O3 होगा, Al2H6 होगा। ठीक है, हाइड्राइडों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, आयनिक या लवणी या लवण समान हाइड्राइड। इसमें क्या होता है कि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी तरह से हाइड्रोजन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इनके बीच में एक आयनिक बंध टाइप का बनेगा। दूसरा होता है सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। इसमें वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता है, बल्कि दोनों के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिससे हाइड्राइड बनता है, तो वो सहसंयोजक हाइड्राइड कहलाएगा। तीसरा है धात्विक या अरस समीकरणमितीय हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो धात्विक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसको भी हम अभी समझेंगे। तो पहला है आयनिक या लवणीय हाइड्राइड। तो वे मेटल्स, वे धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, उनके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती,
तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके आसानी से हाइड्रोजन के साथ वो आयनिक बंध बनाएंगे। तो पहले वाले जो कॉलम में है, पहले वाले जो वर्ग में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आसानी से हाइड्रोजन देते हैं और उसमें भी जैसे जैसे आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ये और ज़्यादा आसानी से देते जाते हैं। तो इनकी जो आयनिक बंध बनाने की क्षमता है उतनी ज़्यादा बढ़ते जाती है। एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो उच्च विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं। विद्युत धनी प्रकृति का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति। डाई हाइड्रोजन के साथ रस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक बनाते हैं। यद्यपि हल्के धात्विक हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड में सार्थक सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। मतलब ये 100% आयनिक नहीं होते, इनमें थोड़ा सा सहसंयोजक गुण भी आ जाता है। 100% आयनिक कब होता? जब एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में पूरी तरह से चले जाते, और आंशिक का मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से न जाके थोड़ा पहले रुक जाते हैं। तो सहसंयोजक जैसे उनमें गुण थोड़े आ जाते हैं। वस्तुतः लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड में सहसंयोजी बहुलक पॉलीमेरिक संरचना होती है। तो थोड़ी सहसंयोजक जैसे गुण इसमें आ जाते हैं। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टली, अवाष्पशील तथा ठोस अवस्था में अचालक होते हैं। लेकिन जब आप इनको पिघला देते हैं या पानी में घोल देते हैं तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि आयंस मुक्त हो जाते हैं मूव करने के लिए। सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में आयंस गति नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक को इधर उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन जब आप उनको पिघला देते हैं या उसको पानी में घोल देते हैं तो आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकते हैं। तथापि क्षार धातुओं के गलित हाइड्राइड विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत अपघटन द्वारा डाई हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त करते हैं, जो हाइड्राइड H आयन के अस्तित्व की पुष्टि करता है। ठीक है, तो गलित अवस्था में हाइड्राइड आयन जो है ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन दे करके, एनोड मतलब धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रोड को दे देता है। तो गलित अवस्था में ये विद्युत का संचालन करके अपघटित हो जाते हैं। लवणीय हाइड्राइड जल के साथ विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस देते हैं। ये देखिए, सोडियम हाइड्राइड को अगर पानी में घोल देते हो तो विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब ये होता है कि तेजी से उसमें से उष्मा निकलेगी और बहुत तेजी से क्रिया होगी और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और ये क्षार के रूप में NaOH हमको मिल जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड का पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना और हाइड्रोजन मुक्त करना। लिथियम हाइड्राइड साधारण ताप पर ऑक्सीजन एवं क्लोरीन के साथ अभिक्रियाशील है। देखिए, लिथियम हाइड्राइड अगर आप लेते हो तो साधारण ताप पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सकता है, अतः इसका उपयोग अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए, लिथियम हाइड्राइड की क्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड या बोराइन हाइड्राइड के साथ क्रिया करा सकते हो। तो लिथियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब आप क्रिया कराते हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है। अब बहुत सारे जगहों पर ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप कई जगह पे देखोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और लिथियम क्लोराइड भी ये साथ में बनाता है। वैसे ही लिथियम हाइड्राइड की क्रिया अगर बोरान हाइड्राइड के साथ करा देते हो तो लिथियम बोरोहाइड्राइड बनाता है। और ये हालांकि ज़्यादा जगहों पे तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे ये भी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं उत्प्रेरक की तरह। अब है सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। तो अभी आपने क्या देखा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाला जो ग्रुप है या बोरान, बेरिलियम ये वाला जो ग्रुप है वो अपने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक हाइड्रोजन को दे देते हैं, जिससे जो बंध बनता है वो काफ़ी हद तक आयनिक बंध बनता है। ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा सहसंयोजक बंध जैसे गुण भी रहते हैं।
डाई हाइड्रोजन अधिकांश पी ब्लॉक के तत्वों के साथ संयुक्त होकर आणविक यौगिक बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सहसंयोजक बंध कब बनेगा, जब हाइड्रोजन के और जो अधातु हैं उनके इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे और सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ठीक है, इसके कुछ सुपरिचित उदाहरण है CH4। देखिए, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके मीथेन बनाए हैं। वैसे एक नाइट्रोजन के साथ 3 और एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन, इनमें सहसंयोजक बंध बना हुआ है। मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं लिया है, ना तो दिया है, बल्कि वो साझा किया है। ठीक है, सुविधा के लिए अधातुओं के हाइड्रोजन यौगिकों को भी हाइड्राइड माना गया है। ठीक है, उनको भी हाइड्राइड कह देते हैं। सहसंयोजक होने के कारण ये वाष्पशील यौगिक हैं। ठीक है, तो जल्दी वाष्प बना सकते हैं, सहसंयोजक है इसलिए। अगर ये आयनिक रहते तो ठोस रहते और जल्दी से वाष्प नहीं बनाते या जल्दी से नहीं पिघलते। आणविक हाइड्राइड का पुनः वर्गीकृत करके उन्हें लुईस संरचना में अपेक्षित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा आबंधों की संख्या पर किया गया है। तो इनका अब आगे हम वर्गीकरण करते हैं, तो लुईस संरचना के आधार पर करते हैं। क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध और इलेक्ट्रॉन समृद्ध, 3 प्रकार से। मतलब यह है कि किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसमें पूरा है या किसमें अधिक है। इलेक्ट्रॉन की कमी, पूरी या अधिकता के आधार पे हम इसको 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यानी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन समृद्ध यानी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, भले ही जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें धातु के सबसे बाहरी कक्षक में ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे आप मान लो बोरान का देखें, तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोरान के अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मान लो ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके ये हाइड्राइड बना भी लिया, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंगेज हो गए जितने इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन हुए बोरान के पास, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए फिर किसी से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये 12 कर सकता है और ये उप सहसंयोजक बंध बना सकता है। इसके नाम से पता चलता है कि परंपरागत लुईस संरचना लिखने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अपर्याप्त होती है। इसका उदाहरण है डाइबोरेन, B2H6 कहिए या BH3 कहिए, एक ही बात है। वस्तुतः आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं। आप इनके व्यवहार से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनके पास साझा करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, इसलिए ये किसी से इलेक्ट्रॉन के जोड़े आकर्षित कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन के जोड़े ले सकते हैं। और लुईस अम्ल हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और लुईस क्षार वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए डाइबोरेन आप कह सकते हैं या बोरोहाइड्राइड आप कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ले करके अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो लुईस अम्ल, लुईस क्षार, इनकी परिभाषा भी हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ये क्यों इस तरह से लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड में परंपरागत लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर्याप्त होती है, जितनी चाहिए उतनी ही होती है। आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के सभी तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे CH4, ठीक है, जिसमें कार्बन है, जो चतुष्फल की ज्यामिति के होते हैं। तो अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ
जोड़ा बना करके यानी साझा करके CH4 बना लिए हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए और हाइड्रोजन के तो डुप्लेट पूरे हैं ही, वो तो पहले में भी पूरे थे। तो सेंटर वाला जो है उसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, जो चतुष्फलकी ज्यामिति के होते हैं, तो चतुष्फलकी ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बनिक रसायन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड वे हाइड्राइड जिनके पास इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रूप में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आधिक्य एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के 15वें से 17वें वर्ग के तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे NH3 आप देखिए, NH3 में नाइट्रोजन जो है 7 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 और 5। समझ रहे हैं? एक मिनट में दूसरे जगह बनाता हूं तो दिखेगा आपको, यहां पर बनाता हूं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए बाह्यतम कक्ष में, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये NH3 बना लिया। तो नाइट्रोजन के अष्टक पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाए हुए हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक जो जोड़ा है वो बंध नहीं बनाया हुआ है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है, या इसी को अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। बाकी जो है बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो वाला अनाबंध है। तो जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, अगर नाइट्रोजन चाहे तो ये इस एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को ये किसी को उधार दे सकता है। जैसे अभी आपने बोरोहाइड्राइड पढ़ा, बोरान हाइड्राइड, उसको एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। यहाँ पर अमोनिया एक जोड़े इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो दे सकता है वो लुईस क्षार जैसा व्यवहार करता है, और जो ले सकता है वो लुईस अम्ल जैसा व्यवहार कर सकता है। इसलिए बोरान ट्राईहाइड्राइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म उसको उधारी के रूप में समझ लो वो दे सकता है, अस्थायी रूप से दे सकता है, और उसके साथ वो जुड़ करके अमोनिया और बोरान हाइड्राइड का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये क्षार जैसा व्यवहार करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, युग्म दे सकता है, जबकि वो पहले वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए NH3 में एकांकी 1 होता है, H2O में 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्ष जो है, देखिए ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बंधनों ने भाग ले लिए, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 जोड़े के रूप में रह जाते हैं। इसलिए H2O में 2 एकाकी युग्म हैं, जैसे अमोनिया में 1 एकाकी युग्म था, वैसे H2O में 2, और HF में 3 होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो लुईस क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि लुईस अम्ल वाले उनसे आके जुड़ सकते हैं। आप इनके व्यवहार से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइड पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनता है, जिनके कारण अणुओं में संगुणन हो जाता है। हाइड्रोजन बंध मैंने आयनिक बंध के चैप्टर में, रासायनिक बंध के चैप्टर में पढ़ाया है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, कैसे बनता है? तो जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, तो साझे के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले जाते हैं। तो फ्लोरीन में एक ऋण आवेश और हाइड्रोजन में धन आवेश आ जाता है। फिर हाइड्रोजन का धन आवेश दूसरे के ऋण आवेश से आकर्षित होने लगता है, तो उनके बीच में फिर हाइड्रोजन बंध बनता है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, बहुत सारे अणु हैं। तो फ्लोरीन में थोड़ा सा ऋण आवेश और हाइड्रोजन में थोड़ा सा धन आवेश है,
इसमें भी थोड़ा धन आवेश है, इसमें थोड़ा सा ऋण आवेश है। तो हाइड्रोजन का धन आवेश है, फ्लोरीन में ऋण आवेश है, हाइड्रोजन में धन आवेश है, फ्लोरीन में ऋण आवेश है। तो इस हाइड्रोजन का धन आवेश और इस फ्लोरीन का ऋण आवेश में थोड़ा सा आकर्षण पैदा हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन बंध वहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध बन सकता है, जिसे संगुणन होता है लिख रहे हैं। संगुणन का मतलब पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आ जाएंगे, जिससे या तो जल बन जाएंगे या ठोस बन जाएंगे। जैसे H2O जो है वो जल है, HF ठोस है, अमोनिया भले ही गैस है लेकिन थोड़ा सा भी कंप्रेस कर देने पर वो द्रव बन जाता है। जबकि H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है, इसे कारण से वो लिक्विड हो जाता है। जबकि H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है। क्या आप यह अपेक्षा करते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइडों के क्वथनांक उनके वर्ग के संगत सदस्यों के हाइड्राइडों से निम्न होते हैं? कारण बताइए। ठीक है, देखिए, भले ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आणविक भार NH3, H2 और HF में कम हो जाएंगे, यानी क्वथनांक कम होना चाहिए, लेकिन इनमें इनके अंदर हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण से इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंध इनके अंदर होते हैं, इसलिए देखिए, अमोनिया, H2O, HF के आणविक भारों के आधार पर इनके क्वथनांक संगत सदस्यों के हाइड्राइडों से कम होने चाहिए, परंतु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता उल्लेखनीय है। हाइड्रोजन बंध बना लिया, इसलिए अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के क्वथनांक उनके वर्ग के सदस्यों से उच्च होते हैं, और इसलिए ये द्रव, ठोस या जल्दी द्रव बनने वाले गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है धात्विक या अरस समीकरण मितीय या अंतरकाशीय हाइड्राइड। अभी आपने दो हाइड्राइड देखे, एक देखा जो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरे में आपने देखा कि सहसंयोजक बंध बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, बीच में रह जाता है सहसंयोजक बंध। अब तीसरा है धात्विक या अरसमीकरणीय हाइड्राइड। ये अधिकांशतः D ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्वों से बनते हैं। हालांकि 7वें, 8वें तथा 9वें वर्ग की धातुएं इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, 7, 8 और 9 नहीं बनाते हैं। छठे वर्ग में केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। जरा ध्यान रखेंगे कि छठे में तो एक बनाता है क्रोमियम, 7वें, 8वें, 9वें में कोई नहीं बनाता। इस प्रकार के हाइड्राइड ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, किंतु उनकी चालकता जनक धातु की तरह कार्यक्षम नहीं है। क्योंकि धातु विद्युत के बढ़िया सुचालक होते हैं, उनके हाइड्राइड भी सुचालक हैं लेकिन उतने अच्छे सुचालक नहीं हैं जितने खुद धातु हैं। हाइड्रोजन की न्यूनता के कारण लवणीय हाइड्राइड के विषम से हमेशा अरसमीकरणीय मिति होते हैं। उदाहरण देखिए, अरसमीकरण मिति का मतलब क्या होता है पता है? मतलब हाइड्रोजन पूर्णांक में नहीं होता। हाइड्रोजन जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, ऐसा नहीं होते, वो दशमलव में मिलेंगे, मतलब वो पूर्णांक में नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए ना, ये देखिए लैंथेनम हाइड्राइड, ये देखिए 2.87 है, यहाँ पर 2.55 है, यहाँ पर 1.5 से 1.8 है, यहाँ पर 1.3 से 1.75 है। ठीक है, नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। देखिए, ये तो लैंथेनम है, आप जानते हैं। ये यटरबियम है, यटरबियम, ये YB यटरबियम, ठीक है। और ये TL है, थैलियम है, और वो जर्कोनियम है ना। तो इनमें जो हाइड्रोजन है देखिए पूर्णांक में नहीं है, ये भिन्नांक में है ना। ये देखिए भिन्न में है ना। वेनेडियम में भी देख सकते हैं, निकिल में भी देख सकते हैं, पैलेडियम है, सभी में ये पूर्णांक में नहीं है। ऐसे हाइड्राइडों में स्थित संगठन का नियम लागू नहीं होता। चूंकि ये पूर्णांक नहीं है इसलिए अरसमीकरण मितीय लिखा है ना, नॉन स्टॉक्योमेट्रिक। ठीक है, पूर्व में यह सोचा जाता था कि इन हाइड्राइडों के धातु जालक में
हाइड्रोजन अंतरकाशी स्थिति ग्रहण करते हैं। अंतरकाशी का मतलब क्या होता है? गैप गैप में रहना। अंतरकाशी अवकाश का मतलब गैप, दो परमाणुओं के बीच का गैप, वहीं पर हाइड्रोजन होता है ऐसा माना गया था, जिससे इनमें बिना किसी परिवर्तन की विकृति उत्पन्न होती है। फलतः इन्हें अंतरकाशी हाइड्राइड कहा गया। यद्यपि बाद में अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि निकिल, प्लेटिनम, सीजियम, एक्टिनियम के हाइड्राइडों को छोड़कर इस वर्ग के अन्य हाइड्राइड अपने जनक धातु की तुलना में भिन्न जालक रखते हैं। जालक का मतलब क्या होता है कि अणुओं में परमाणुओं की उपस्थिति कैसी है। तो इनमें तो ठीक है कि बीच बीच में जो गैप है उनमें भर गए तो जालक की संरचना परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन बाकी में गैप गैप में नहीं भरते हैं बल्कि आजू बाजू में इस तरह से जुड़ जाते हैं कि पूरी जालक यानी पूरी संरचना क्रिस्टल की बदल जाती है। संक्रमण धातुओं पर हाइड्रोजन के अवशोषण के गुण को उत्प्रेरकी अपचयन अथवा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा अनेक यौगिक बनाने में बृहद रूप से प्रयुक्त होती है। संक्रमण धातु में कौन आते हैं? जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकिल है, ये संक्रमण धातु में। तो ये हाइड्रोजन को अवशोषित करके क्रिया कराने में प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इनको उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजनीकरण के रूप में करते हैं। कुछ धातुएं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम इत्यादि हाइड्रोजन के बृहद आयतन को समायोजित कर सकती हैं, अतः इन्हें भंडारण माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भंडारण माध्यम मतलब इनमें हम हाइड्रोजन को अवशोषित करा के रख सकते हैं। हाइड्रोजन भंडारण एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में इस गुण के प्रयोग की प्रबल संभावना है। तो हम प्लेटिनम की थोड़ी सी मात्रा में अगर हम हाइड्रोजन को बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं अवशोषित करा करके, तो हम आसानी से इनको स्टोर कर सकते हैं कम जगह पे। क्या फास्फोरस बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 के आधार पर pH5 बनाएगा? तो देखिए pH5 ये बना तो सकता है अगर ये +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, तो मतलब इसको भी दे सकता है इसको भी दे सकता है, तो pH3 बन सकता है। यद्यपि बना तो सकता है लेकिन फिर उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आसानी से नहीं बनेगा pH5। यदि फास्फोरस +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तथापि यह pH5 नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कुछ अन्य तथ्यों के अतिरिक्त डाइहाइड्रोजन के उच्च एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तथा ये देखिए EGH डेल H का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी और वियोजन एंथैल्पी का मान फास्फोरस को सर्वोत्तम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने तथा फलस्वरूप pH5 के विरचन का समर्थन नहीं करता है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल सकते हो, pH3 आसानी से बन जाएगा, लेकिन फिर बाद के 2 इलेक्ट्रॉन S वाले को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसके कारण से उतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती और pH5 फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, कितना बज गया? तो ठीक है, 2 क्लास और में ये पूरा हो पाएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।